तो गाइज हम आज आपको बता देते हैं जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आई होप आपको एक भी ऑब्जेक्टिव जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। वैसे तो हम जितना भी पार्ट करवा दिए हैं, लगभग 6 पार्ट में हम बायोलॉजी को समाप्त कर दिए हैं, सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट को। अगर आप ये पूरा थ्योरी अच्छा से कर लेते हैं तो आई होप हम गारंटी देते हैं या आई थिंक मुझे लगता है कि आप कहीं से भी आपको बोर्ड या मतलब कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप नहीं फंसेंगे। आप इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। तब पर भी हम इसको जो ऑब्जेक्टिव है, जो पूछने का मतलब शैली है, उस प्रकार में जो बुक में दिया उस टाइप में हम बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से ऑप्शन आता है और किस प्रकार से उसको चूज करना है। हालांकि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। मतलब सजीव के ओनली जो लिविंग बॉडी है उसको देखना है, उसका लक्षण क्या है। तो स्थानांतरण, उसके बाद श्वसन है, उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद क्या है, इनमें से सभी। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। मतलब जो मुख्य लक्षण है, इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है सजीव के, तो सजीव के मुख्य लक्षण है इसमें से श्वसन। अगर आप बोल सकते हैं कि सर इसमें इनमें ऑल ऑफ दीज क्यों ना होगा, तो यहाँ पर एक यहाँ स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन करना, स्थानांतरण। तो प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा तो होता, लेकिन पेड़ पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, जबकि सजीव में जैसे जीव हैं, कोई मनुष्य हैं, तो मनुष्य सांस भी लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या आएगा इसका, यानी इसका हो जाएगा श्वसन। तो निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। अगला है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। पहला है ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका दर्भ, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो कोशिका के जो ये साइटोप्लाज्म है यानी जीव दर्भ, इसमें सजीव के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, यानी कि पूरा एग्जिस्ट करते हैं। आगे ये तो परिभाषा हम लिखा भी चुके हैं, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। तो पोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, जनन नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। अगला है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार करे। तो जीवाणु ने है, कवक ने है, सभी सजीव ने है, दुनिया में सिर्फ क्या है एक, तो सभी हरे पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन, जिसे हम स्वयं पोषी भी बोलते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं सिर्फ सभी हरे पौधे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो निर्माण होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से निर्माण होता है। गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो परजीवी तो नहीं होता है मशरूम में, स्वपोषी भी नहीं होता है, पर मृतजीवी इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम यानी गोबर छत्ता में होता है मृतजीवी पोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत एवं शरीर चीजों से प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। तो मशरूम क्या है, ये मृतजीवी है, ये गोबर पर उगता है, जिसे हम गोबर छत्ता नाम है, गोबर छत्ता गोबर पर उगता है और अपना भोजन तैयार करता है उसी से। किस रूप में, तो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ये करता है क्या, अपना भोजन, और तरल यानी लिक्विड रूप में लेता है। नेक्स्ट है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। क्लोरोफिल वर्णकों को, रंध्रों को, सभी कोशिकाओं को, परिवहन ऊतकों को। तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल को। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पौधा भी अपना भोजन तैयार खुद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन कौन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। जड़ द्वारा नहीं होता है, तना द्वारा भी नहीं होता है, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा क्या होता है, CO2 एवं O2। हाँ, तो हम क्या लेते हैं, यानी मनुष्य क्या लेते हैं, मनुष्य लेता है O2 और छोड़ता है क्या, CO2। तो मनुष्य लेता है O2 और जो मनुष्य छोड़ता है CO2 वो लेता है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा एक क्रिया है जिसको बोलते हैं विसरण क्रिया, विसरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा इसे कन्वर्ट कर देता है और फिर से क्या कर देता है, यानी हम जो लेते हैं
O2 और छोड़ते हैं CO2, तो CO2 को फिर से कन्वर्ट कर देता है ये O2 में, और अपना क्या करते हैं, प्रोसेस होता है पत्ती के अंदर, तो CO2 क्या बन जाता है, O2। तो फिर से ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा, हम लोग लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नेक्स्ट, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाते हैं, डेंटाइन, एनामेल, उसके बाद है मज्जा, गुहा, अस्थि। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत बोलते हैं इसको, एनामेल को। यह हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, तो यही कहलाएगा एनामेल, सबसे कठोर पदार्थ है। लार यानी सलाइवा, लार यानी सलाइवा इनमें किस ग्रंथि का स्राव है, यानी लार का स्राव कौन करता है, पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि। तो आप जानते हैं कि लार का स्राव कौन करेगा, ये पैरोटिड ग्रंथि। यकृत करता है किसका स्राव, यकृत किसका स्राव करता है, बताया है, यकृत भी इसका, यकृत किसका करता है, जठर ग्रंथि से होता है HCl का स्राव। आंत ग्रंथियां स्राव करता है किसका, तो आंतरस का स्राव करता है, यानी जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। और लीवर किसका, पित्त का स्राव करता है, कौन, लीवर। आगे हैं, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजेन भी होता है, क्या नहीं होता है, तो पित्त नहीं होता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, जठर रस में पेप्सिनोजेन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, म्यूकस क्या है। म्यूकस बहुत ही अच्छी चीज़ है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का यूज है वहाँ पर जाके, बड़ी आंत में जाके। तो म्यूकस जो बड़ी आंत में हम लेटिंग करते हैं, यानी बाथरूम करते हैं, तो सबसे पहले तो भोजन का स्वरूप होता है कायम की तरह अमाशय में, और अमाशय से फिर छोटी आंत में जाता है, कायम के रूप में होता है। छोटी आंत में जब उसका अवशोषण हो जाता है और वो चला जाता है बड़ी आंत में, तो वो उसका स्वरूप हो जाता है चाइल। जो चाइल, और फिर जो चाइल है, चाइल में मिल जाता है बिलिरुबिन, तो चाइल का कलर ऑटोमेटिक हो जाता है पीला, और बिलिरुबिन जब मिल जाता है तो पीला हो गया। फिर वहाँ पर जाके बड़ी आंत में मिलता है ये म्यूकस, लेटिंग में। यही म्यूकस जब मिलता है तो भोजन क्या होता है, तो मतलब वो म्यूकस जब मिलता है तो लेटिंग थोड़ा चिपचिपा होता है। इसका काम है, म्यूकस का काम है कि लेटिंग को चिपचिपा प्रदान करना, जिससे कि मतलब थोड़ा उसमें मतलब लेटिंग करने में दिक्कत ना हो, आराम से लेटिंग हो जाए। जबकि यह डॉग में नहीं होता है, डॉग में म्यूकस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डॉग जब लेटिंग करते हैं तो उसको तो बहुत दिक्कत होता है थोड़ा लेटिंग करने में, डॉग को यानी कि कुत्ता को। तो म्यूकस का यूज है कहाँ, बड़ी आंत में म्यूकस मिल जाता है लेटिंग में, यानी कि बाथरूम में। तो उससे इसका काम है चिपचिपा प्रदान करना, चिपचिपा प्रदान हो जाता है तो आराम से लेटिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये सब, किसमें, ये सब गाय भैंस, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें म्यूकस पाया जाता है, बहुत जल्दी लेटिंग कर लेते हैं वो सब। नेक्स्ट है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, तो ड्यूडेनम, उसके बाद कोलोन, जेजुनम, इलियम। तो इसमें कौन ने है, तो एक कोलोन है बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के, छोटी आंत के 3 भाग और बड़ी आंत के 2 भाग। तो बड़ी आंत के हैं रेक्टम और कोलोन, और छोटी आंत के ये तीनों, तो यहाँ पर लिखा है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है इनमें कौन अवशेषी अंग है। बहुत डीप में इसके बारे में बताया है थ्योरी में। इनमें कौन अवशेषी अंग है, ऊपरीगामी कोलन, गलत बात, अधोगामी कोलन, गलत बात, अपेंडिक्स, सही बात। यही अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग। ये वेस्टिकल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है अब बॉडी, मनुष्य के शरीर में इसका काम है मतलब घास भूसा को पाचन करना। लेकिन अब घास भूसा आदमी खाता नहीं है तो इसका अब कहीं से पाचन नहीं होता है, ये अवशेषी अंग है, अपना वैसे ही रखा होता है बॉडी में। मनुष्य के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य में पाचन क्रिया शुरुआत होता है मुख गुहा से, यानी कि मुंह से। मुंह से ही भोजन पचना स्टार्ट होता है, इसलिए मुंह में अच्छा चबाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम भोजन का 70% भाग आप मुंह में उसको चबा दीजिए। इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, बोलता है इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो म्यूकस को सिकाएं, जाइमोजिन को सिकाएं, मूल पित्त वाहिनी, अम्लजम को सिकाएं। तो ये जठर ग्रंथि का भाग ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, जबकि मूल पित्त वाहिनी ये कहीं दूर दूर तक नहीं है।
नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है? हाँ, तो कंठ द्वार के कारण गलत बात, एपिग्लोटिक्स के कारण सही बात। यही है एपिग्लोटिक्स, जो लगा होता है, एक ढक्कन की तरह होता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है और भोजन नली में जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो मतलब ये खुल जाता है और सांस हम ले लेते हैं, और जब हम भोजन करते हैं तो ये बंद हो जाता है, इसका ढक्कन, यानी जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। नेक्स्ट है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, तब छोटी आंत में जब तक पूर्ण होता है तब तक वो कहलाता है कायम, और जब ये पूर्ण हो गया तो उसका नाम हो जाएगा क्या? चाइल्ड। उसका नाम हो जाएगा चाइल्ड। फिर ये चाइल्ड चला जाएगा कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाकर बिलिरुबिन मिलेगा, और फिर अभी बताया है म्यूकस मिलेगा, आराम से उनके फिर लेटिंग के तौर पर निकल जाएगा। आगे है निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? सब जानता है, सबको आता है। तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है या ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। आगे है निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? अंतर्ग्रहण करता है, पाचन भी होता है, बहिष्करण भी होता है, यानी अपघटन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा नहीं है, यानी निगेटिव का भाई निगेटिव खोजना है। बोलना है निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, ऐसे माने बोलिए कि निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है, तो लेकिन हमको खोजना है नेगेटिव। नेगेटिव के भाई नेगेटिव, तो इसका है अपघटन नहीं होता है, तो अपघटन इसका आंसर हो जाएगा। गौर करना है हाँ या नहीं पर। नेगेटिव हो तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव में जाना। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? सब जानता है, भोजन रसधानी में होता है अमीबा में भोजन का पाचन। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? कोशिका मुख से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ये और ये कूटपाद। नेक्स्ट है 21, पैरामीशियम में भोजन, ये तो बता चुके हैं। आगे है अमीबा में पोषण की क्रिया, अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? मतलब इसमें कौन सा क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? बहिष्करण हो रहा है। आप गौर कीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है? बहिष्करण हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। तो इसमें क्या दिखाया गया है चित्र में कि बहिष्करण हो रहा है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नल की लंबाई। तो मनुष्य के आहार नल की लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, या कितना? 32 फीट। अगर फीट में बात किया जाए तो 32 फीट होता है। अगर वैसे 8 से 10 मीटर में बात किया जाए तो 8 से 10 मीटर। मनुष्य को मुख्य नेक्स्ट है सॉरी गाइज, आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा लाइट चली गई है, कट गई है। तो मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? तो स्वाद कलियां के द्वारा। स्वाद कलियां के द्वारा मनुष्य पता लगाता है कि भोजन कड़वा है या खारा है या नमकीन है, कुछ भी है, मीठा है, सब स्वाद कलियां जो जीभ में पाया था उससे पता चलता है। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो सिंपल डेफिनेशन है दंत पलंग। यानी दंत पलंग, अगर दांत को आप अच्छी तरह से साफ नहीं कीजिएगा तो एक अस्थायी यानी परमानेंट परत बन जाता है, उसका नाम है दंत पलंग। नेक्स्ट, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? गौर कीजिएगा, तो पैरोटिड हैं, सब मैंडिबुलर हैं और सबलिंगुअल हैं। तो है कौन? अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ से है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार पाया था। अभी नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। मनुष्य के मुख गुहा में मात्र 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, और ये मत वाला है। आहार नाल में कर्माकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो मतलब चिन्हित स्थान यानी यहाँ फोकस कीजिए, फोकस दैट प्लेस, यहाँ पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? संकुचन। इसको क्या बोलेंगे? संकुचन हो रहा है, यानी यहाँ भी संकुचन हो रहा है। तो जहाँ मतलब हम बताए हैं कर्माकुंचन गति या कर्माकुंचन क्या है, ऐसे मतलब ऐसे हुआ तो फैल गया, इसको बोलेंगे क्या हो गया? शिथिलन हो गया। ऐसे हो गया तो संकुचन। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? संकुचन दिखा रहा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है। तो हम बताए हैं कि अमाशय के भीतरी दीवार पर ये स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका क्या होता है, अस्तर होता है, यानी कि लेयर होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का लेयर होता है, तो ये स्तंभाकार यानी खड़ा एपिथेलियम कोशिका का लेयर होता है उस पर। आगे है 29 क्वेश्चन, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, निम्नलिखित में किसके अत्यधिक शराब से हो सकता है। तो हम बताए हैं कि अगर अम्लीय शराब यानी कि HCl का शराब होता है, जिससे क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होता है। इसलिए हमें ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमाशय की दीवार में वहाँ पर अम्ल का शराब होता रहता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आंसर आएगा लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट है, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो हम बताए हैं कि मानव आहार नाल के सबसे अधिक लंबाई होती है छोटी आंत की, और होता है कितना, तो ये 20 फीट में बात किया जाए तो 20 फीट, वैसे 6 मीटर, और इसका अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई है 6 मीटर या 20 फीट, जो आहार नाल में सबसे बड़ी मानी जाती है, और ये उसका चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। वजन 1.5 kg, वजन 1.5 kg, शरीर के बाएं तरफ होता है। शराब किसका करता है, पित्त का शराब कौन करता है, लीवर। तो गाइज आई होप ये हम आपको बता दिए। और गाइज मतलब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो मतलब जनरली पूछा जाता है बोर्ड में, कि पत्ती में कौन से धातु पाया जाता है। पत्ती में कौन से धातु पाया जाता है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम धातु। मतलब जितना पत्ती है, तो पत्ती में अगर पूछा जाए पत्ती में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है पत्ती में। अब आप समझ चुके होंगे कि पत्ती में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। खून की कमी से आप जानते हैं, ये सब इसमें डिटेल कर देंगे। खून की कमी से होता है एनीमिया नामक बीमारी एक हो जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इससे बाहर जाने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको अच्छा से कर लीजिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आप आराम से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो मतलब आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर बने रहिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।